हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकिपाल। सामान्य अध्ययन की क्लास में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, यहां पर हम आपके लिए लेकर आए हैं 51 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि आगामी परीक्षा में निश्चित रूप से आपको मिलेंगे। ये क्वेश्चंस जो हैं मिसलिनियस हैं, विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन हैं। इसमें इतिहास है, पॉलिटिकल साइंस है, भूगोल है और अन्य सभी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। और इस वीडियो में फ्रेंड्स आप अंत तक जुड़े रहिए और प्रत्येक क्वेश्चन का आप अध्ययन कीजिए। निश्चित रूप से आपको आगामी परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चंस प्राप्त होंगे जो कि आपकी सफलता में सहायक रहेंगे। फ्रेंड्स, प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विजयनगर की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का नाम के दो भाई थे, उनके द्वारा की गई थी। तो हरिहर और बुक्का जो दो भाई थे, इनके पिताजी का नाम संगम था और इन्होंने अपने पिताजी के नाम पर ही अपने वंश का नाम संगम वंश रखा। इनके वंश का नाम क्या था? संगम वंश था। तो इनका इनका जो वंश था वह संगम वंश था। और 1336 ईस्वी में इन्होंने विजयनगर की स्थापना की थी। इस प्रकार से नेक्स्ट अगला क्वेश्चन फिर हम करते हैं अपना, मुद्रा विजय कृति की रचयिता कौन थी? तो मुद्रा विजय कृति की रचयिता गंगा देवी थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अष्टदिग्गज किस विजयनगर शासक के दरबार में रहते थे? तो अष्टदिग्गज जो रहते थे वो कृष्णदेवराय के दरबार में रहते थे। फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन आता है कई बार कि अष्टप्रधान किसके दरबार में रहते हैं? तो अष्टप्रधान थे वो जो शिवाजी के दरबार में रहते थे और अष्टदिग्गज जो हैं वो कृष्णदेवराय के दरबार में रहते हैं। ये हमें बिल्कुल ध्यान से रखना है इस बात का कि अष्टदिग्गज कृष्णदेवराय के दरबार में और अष्टप्रधान अगर पूछा जाता है तो वह शिवाजी के दरबार में रहते हैं, मराठा शासक शिवाजी के दरबार में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा है, आंध्र भोज किसे कहा जाता है? तो आंध्र भोज, कृष्णदेवराय को आंध्र भोज की उपाधि दी गई है और इनको आंध्र भोज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसने बनवाया था? विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर यह कृष्णदेवराय ने बनवाया था। तो देखते हैं, क्योंकि विजयनगर जो शासक है सबसे प्रसिद्ध, एक क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है कि विजयनगर के शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक कौन रहे? तो यहाँ पर भी जो आंसर होगा वो कृष्णदेवराय ही होगा, क्योंकि कृष्णदेवराय के द्वारा अनेक प्रकार के कार्य कराए गए, मंदिरों का निर्माण किया गया, जलाशय बनवाए गए और अन्य सार्वजनिक कार्य भी यहाँ पर किए गए। तो इस प्रकार से जो है कृष्णदेवराय बहुत ही महत्वपूर्ण राजा यहाँ पर रहे हैं। और अभी क्वेश्चन हमारा है, हजारा मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो हजारा मंदिर का निर्माण भी यहाँ पर कृष्णदेवराय के द्वारा ही कराया गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अभी हम बात करते हैं कि जो कृष्णदेवराय है वो तुलु वंश के शासक थे। ये जो भी कृष्णदेवराय थे इनका जो वंश था वह तुलु वंश था। कृष्णदेवराय का वंश तुलु वंश था। तो इस प्रकार से तुलु वंश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब्दुल रजाक विजयनगर किस शासक के दरबार में आया था? तो अब्दुल रजाक जो था वो देवराय द्वितीय के दरबार में आया था। और जो अब्दुल रजाक था यह फारस का, अब्दुल रजाक कहाँ का रहने वाला था? अब्दुल रजाक रहने वाला था फारस का, यह यात्री था। और अब्दुल रजाक जो था वो 1442 में आया था। 1442 ईस्वी में यह विजयनगर आया था और जो शासक था देवराय द्वितीय शासक था। देखिए यहाँ पर क्या हम पता चलता है, क्वेश्चन पूछा जाए कि अब्दुल रजाक कौन सा देश का नागरिक था? तो अब्दुल रजाक जो था फारस का नागरिक था। कब ये आया था? तो 1442 में ये आया था। और किसके दरबार में आया था? यह कृष्णदेवराय के दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निकोलो कोंटी कहाँ का निवासी है? निकोलो कोंटी इटली का निवासी है। तो इटली का निवासी है और यह 1420 में 1420 ईस्वी में ये यहाँ पर भारत में आया था, विजयनगर साम्राज्य में आया था। और देवराय प्रथम के दरबार में ये आया था। देवराय प्रथम के दरबार में आया था। देवराय प्रथम के दरबार में निकोलो कोंटी विजयनगर आया था 1420 में। तो यहाँ पर भी 3 क्वेश्चन बन जाते हैं हमारे कि ये कब आया था? तो ये आया था 1420 में आया था। कहाँ का निवासी है ये? निकोलो कोंटी जो है इटली का निवासी है और किसके दरबार में आया था? देवराय प्रथम के दरबार में आया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, विजयनगर का वह शासक कौन था जिसने अपना राजदूत चीन भेजा था? तो विजयनगर का वह शासक बुक्का प्रथम था। बुक्का प्रथम बुक्का प्रथम का जो शासन होता है वह 1356 से यहाँ पर 1377 तक बुक्का प्रथम का शासन रहता है विजयनगर साम्राज्य में। और इन्हीं के समय यहाँ पर इन्होंने अपना राजदूत चीन में भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? तो तालीकोटा का युद्ध जो है वह 1565 में होता है। तालीकोटा के युद्ध को राक्षस तगड़ी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राक्षस तगड़ी, तो राक्षस तगड़ी के नाम से भी इस तालीकोटा के युद्ध को जाना जाता है। इसका नाम, दूसरा नाम राक्षस तगड़ी है। और बन्नी हट्टी भी कहा जाता है, इसको बन्नी हट्टी के नाम से भी जाना जाता है। बन्नी हट्टी का युद्ध, हट्टी का युद्ध भी इसको कहा जाता है। और इसकी जो एक्चुअल जो डेट है, जो वास्तविक डेट है इसकी 23 जनवरी 1565 को यह युद्ध हुआ था। दरअसल यह युद्ध जो हुआ था, रायचूर का दोआब का जो क्षेत्र तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के जो बीच का जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं रायचूर का दोआब, उस क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए तालीकोटा का युद्ध हुआ था।
इस युद्ध में यहाँ पर जो था विजयनगर की जो सेनाएं थी वो पराजित होती हैं और जो बहमनी राज्य थे उनकी सेनाएं यहाँ पर विजय होती हैं और इस युद्ध के साथ ही यहाँ पर विजयनगर का पतन भी होता है। इस युद्ध के साथ ही विजयनगर का पतन भी यहाँ पर होता है। युद्ध का कारण ही विजयनगर का पतन होता है। इस युद्ध में जो इसके जो सामने थी जो सेना बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और विदर की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर की सेना को पराजित किया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा। अब हमने कुछ संविधान से क्वेश्चन लिए हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री के दायित्व दिए गए हैं? तो यह है अनुच्छेद 78 अनुच्छेद 78 में यहाँ पर भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री के दायित्व दिए गए हैं, अनुच्छेद 78 78 में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का जो अध्यक्ष होता है वह प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है, क्या प्रधानमंत्री का पद संविधान में दिया गया है कि नहीं? जो उप प्रधानमंत्री होता है उसका पद जो है संविधान में नहीं है। जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है क्या वह मंत्री एवं प्रधानमंत्री बन सकता है? हाँ, बन सकता है, लेकिन 6 माह के लिए बनेगा। 6 माह पश्चात वह अब उसको संसद का सदस्य बनना अनिवार्य होगा। 6 माह तक क्वेश्चन आंसर हमारा होगा 6 माह तक, उसके बाद उसे संसद का सदस्य बनना अनिवार्य होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान में मंत्रिपरिषद का गठन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 75 में किया गया है। अनुच्छेद 75 में यहाँ पर मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से यहाँ पर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है और यह प्रावधान अनुच्छेद 75 के 3 में 75 के 3 में यह प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री हैं। देखिए, जितने भी आयोग हैं या समितियां हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर बनाई जाती हैं उनके जो अध्यक्ष होते हैं और उनके जो मतलब प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता कौन होता है? तो मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता भी प्रधानमंत्री ही होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता मंत्रिमंडल क्वेश्चन दोबारा करते हैं। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिमंडल का प्रथम कानून मंत्री कौन था? तो भारत में स्वतंत्रता के बाद में प्रथम कानून मंत्री भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया था। नेक्स्ट, भारत का कोहिनूर किस राज्य को कहा जाता है? अब हमने यहाँ पर जो क्वेश्चन हमारे प्रारंभ होंगे भूगोल से संबंधित अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रारंभ हो रहे हैं। भारत का कोहिनूर किस राज्य को कहा जाता है? तो भारत का कोहिनूर आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है? भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है? तो भारत में सिलिकॉन वैली जो है वो बेंगलुरु में स्थित बेंगलुरु पड़ता है, कर्नाटक राज्य में पड़ता है ये। नेक्स्ट अगला है हमारा क्वेश्चन, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 4 बड़े राज्य कौन कौन से हैं? तो सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान है, दूसरे नंबर मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का जो अब स्थान आ गया, चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। फिर क्वेश्चन आता है कि सबसे अधिक जिले किस राज्य में हैं? सबसे अधिक जिले किस राज्य में हैं? तो सबसे अधिक जिले जो हैं वो उत्तर प्रदेश में हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति से संबंधित भारतीय जनजाति कौन सी है? तो यहाँ पर जो भारत में ऐसी जनजाति जो कि प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड से संबंधित है वह कौन सी जनजाति है? तो वह संथाल जनजाति। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा आता है, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें जनजाति समुदाय नहीं है? भारत का ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अनुसूचित जनजाति कौन से राज्य में नहीं है? तो उसमें ऑप्शन दे देगा आपको, हरियाणा और पंजाब में अनुसूचित जनजाति समुदाय नहीं है। नेक्स्ट, वह जनजाति जो दिवाली को शोक का त्यौहार मनाती है, वह जनजाति जो दीपावली को शोक का त्यौहार मनाती है तो वह थारू जनजाति और यह जनजाति उत्तराखंड में मिलती है, उत्तराखंड में रहती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा है, ऋतु प्रवास कौन सी जनजाति करती है? तो ऋतु प्रवास भी करती है, भूटिया जनजाति जो है वो ऋतु प्रवास करती है, यह भी उत्तराखंड में रहती है, यह जनजाति भी उत्तराखंड में रहती है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के जितने भी पर्वतीय क्षेत्र हैं, हिमालय क्षेत्र, वहाँ पर ये जातियाँ निवास करती हैं, जैसे कि उत्तरकाशी हो गया, चमोली हो गया, पिथौरागढ़ हो गया, जो उनके पर्वतीय क्षेत्र हैं, वृहत हिमालय जो क्षेत्र है वहाँ पर ये जनजातियाँ निवास करती हैं, भूटिया जनजाति। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा, गारो जनजाति कहाँ पर निवास करती है? तो गारो जनजाति यह है मेघालय, असम और मिजोरम राज्यों में निवास करती है। जितने भी हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं वहाँ पर ये जनजातियाँ निवास करती हैं, जैसे खासो गारी जयंतियाँ, ये जनजातियाँ हैं और यहाँ पर ये जनजातियाँ मेघालय में निवास करती हैं।
इसी के साथ साथ हम बात करते हैं यहाँ पर गारो जनजाति की। तो गारो जनजाति है वह मेघालय, असम और मिजोरम में निवास करती हैं। फ्रेंड्स, आप इन नोट्स बनाते जाइए, इनको नोट्स करते जाइए और इस प्रकार से आपके बहुत अच्छे नोट्स तैयार हो जाएंगे और बार बार आप इनको रिपीट करते रहिए। ये क्वेश्चंस बहुत ही परीक्षा में पूछे जाते हैं, बहुत सारी परीक्षा में बार बार क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं और आगामी परीक्षा में भी इनमें से क्वेश्चंस आपको जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, चेचू जनजाति कौन से राज्य में रहती है? चेचू जनजाति या चेचू जनजाति के लोग जो हैं वो कौन सी जनजाति में रहते हैं? तो केरल में चेचू जनजाति के लोग रहते हैं। नेक्स्ट है हरे पौधों, अगर अब हमारे क्वेश्चन शुरू होते हैं विज्ञान से संबंधित। यहाँ पर कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हैं विज्ञान से संबंधित। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है, क्या होता है? जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड लेना और ऑक्सीजन को छोड़ना और ऊर्जा का उत्पादन होना, ये 3 क्रियाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। यानी कि ऑक्सीजन को तो लेना, छोड़ना, ऑक्सीजन को छोड़ना और कार्बन डाइऑक्साइड को लेना, और जो प्रोड्यूस होगा, जो बनेगा, वहाँ पर ऊर्जा बनती है, उत्पाद जो होता है वो ऊर्जा का होता है, जो जिसमें कहते हैं कि पौधे का भोजन तैयार होता है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कई बार कि जो पौधे अपना भोजन किस प्रकार से प्राप्त करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से पौधे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो उसमें यही क्रियाएं होती हैं। नेक्स्ट अगला है क्वेश्चन हमारा है, विटामिन का आविष्कार किसने किया? तो विटामिन का आविष्कार फंक ने किया। नेक्स्ट, विटामिन्स क्या हैं? जो विटामिन्स होती हैं वो क्या होते हैं? वह कार्बनिक यौगिक होते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, कौन सा तत्व पौधे के लिए आवश्यक नहीं है? कौन सा तत्व पौधे के लिए आवश्यक नहीं है? तो सोडियम पौधे के लिए आवश्यक नहीं है, जबकि पौधे के लिए आवश्यक जैसे कि पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब चीज़ें हैं, पोटास, सब चीज़ें हैं कि आप अमोनिया पौधे के लिए आवश्यक होते हैं, लेकिन सोडियम पौधे के लिए आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा अधिक होती है? जो हम भोजन करते हैं उसमें प्रति यूनिट कैलोरी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो वह वसा से सबसे ज़्यादा कैलोरी मिलती है। तभी तो कहते हैं कि जो लोग अपनी मोटापा कम करना चाहते हैं या जिन लोगों को वसा नुकसान देती है तो उनको बोलते हैं कि भाई वसा युक्त भोजन आप मत कीजिए, क्योंकि उसमें जो कैलोरी होती है बहुत ज़्यादा होती है और शरीर के लिए हानिकारक भी हो सकती है। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन यह है कि भोजन के वर्ग में जो भोजन प्राप्त करते हैं उसमें प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सबसे अधिक किस में होती है? तो प्रति यूनिट कैलोरी जो मिलती है हमें वह वसा से मिलती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सेब का हृदय रोगियों के लिए महत्व क्या है? जो हृदय रोगी हैं उनके लिए सेब लाभदायक होता है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। तो उसमें हम कहते हैं कि जो सेब है उससे पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है, सेब में पोटेशियम की मात्रा होती है और जिसके खाने से हृदय के लिए सही रहता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, वह विटामिन जो शरीर में भंडारित नहीं है, वह विटामिन जो शरीर में भंडारित नहीं है, यानी कि जो शरीर में नहीं रुकता, तो विटामिन सी है। विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो शरीर में भंडारित नहीं होता। विटामिन सी शरीर में भंडारित नहीं होता। देखिए जो विटामिन सी होता है ये कच्चे फलों से प्राप्त होता है, जैसे कि आंवले से प्राप्त होता है। आंवले में सबसे अधिक विटामिन सी प्राप्त होती हैं आंवले से। जो विटामिन सी यानी जो कच्चे और खट्टे फल होते हैं उन सभी फलों में विटामिन सी होती है नॉर्मली। और जो सबसे अधिक विटामिन सी की बात करते हैं हम आंवले में सबसे अधिक विटामिन सी होती है। विटामिन सी की एक विशेषता होती है, इसको गर्म करने पर भी विटामिन सी समाप्त हो जाती है और शरीर में इसको भंडारित करके नहीं रखा जा सकता। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा है, विटामिन सी मदद करता है, किस चीज़ में मदद करता है? लोह के अवशोषण में मदद करता है। जो हमारे लोह तत्व होता है जो शरीर के अंदर, उसको जो अवशोषण किया जाता है वो उसमें विटामिन सी मदद करता है। हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के खनिज तत्व होते हैं और उन खनिज तत्वों को अवशोषित करने के लिए, यानी कि जो शरीर में हमारे जो लगती है, जो उसका मूल जो उसका कार्य होता है, किसी न किसी विटामिन से उसको एक्टिवेट किया जाता है, उसको कार्यान्वित किया जाता है, यानी कि शरीर के अंदर उसको पहुंचाया जाता है और उसका मूल रूप से उसकी एनर्जी का उपयोग किया जाता है हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए जो ज़रूरी होता है। तो इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन है, विटामिन सी मदद करता है कि लोह के अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है। अगला क्वेश्चन हमारा, विटामिन डी का स्रोत क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, विटामिन डी का स्रोत क्या है? तो विटामिन डी जो है सूर्य की किरणों से हमें प्राप्त होती हैं। विटामिन डी जो है सूर्य की किरणों से प्राप्त होती हैं। मुख्य रूप से जो सुबह की जो किरणें होती हैं, जो रेड प्रकाश होता है, जो सुबह के समय जब सूर्य उदय होता है जिस समय, उस समय हमें सबसे ज़्यादा विटामिन डी प्राप्त होती है। तो इसलिए सुबह की किरणों को में ज़रूर जाना चाहिए। जब सुबह जो सूर्य उदय होता है उस समय हमें सूर्य के प्रकाश में ज़रूर बैठना चाहिए। वैसे मुख्य रूप से तो ये है कि मतलब पूरे दिन सूर्य की जो किरणें होती हैं, सूर्य का जो प्रकाश होता है उससे हमें विटामिन डी मिलती है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन आ जाए कभी कि सबसे ज़्यादा विटामिन डी किस समय सूर्य के प्रकाश में प्राप्त होगी, किस समय के सूर्य के प्रकाश में होगी, तो सुबह सूर्य उदय के समय जो सूर्य प्रकाश होता है सूर्य का, उसमें सबसे अधिक विटामिन डी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ पर संचित रहता है?
मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में संचित रहता है, यकृत में संचित रहता है। ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं में से मिलकर, ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली गैस कौन सी है? तो ये ओजोन है। क्वेश्चन है हमारा, ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बनने वाली गैस कौन सी है? तो ओजोन है। इसका होता है O3, ऐसे लिखते हैं O3। तो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर ओजोन गैस बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण प्रक्रिया करती है। ठीक है जी, जो सूर्य के प्रकाश से निकलने वाली जो पराबैंगनी विकिरण है उसको अभिक्रिया कौन करता है? तो ओजोन जो परत है, ओजोन जो गैस है उनसे अभिक्रिया करती है। उसको एक तरह से हम कहेंगे कि वह उनको रोकती है। सूर्य के प्रकाश से जो आने वाली हानिकारक जो किरणें हैं उनको पृथ्वी पर आने से रोकती है, तो वो ओजोन गैस रोकती है। नेक्स्ट है, ओजोन परत कहाँ पर स्थित है? तो हम देखते हैं ओजोन परत जो है वो स्ट्रेटोस्फीयर में स्थित है। स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन परत स्थित है। हमारे जो वायुमंडल है, वायुमंडल की कई सारी जो परतें होती हैं, लेयर होती हैं, उसमें एक लेयर जैसे इसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर, और वहाँ पर ओजोन परत स्थित है। जैसे कि हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी के लगभग 20 किलोमीटर ऊपर एक हमारे चारों ओर एक ओजोन गैस का एक रिंग बना हुआ है, जो कि सूर्य से आने वाली जितनी भी किरणें हैं, हानिकारक किरणें, उनको वह रोक देती है, उनको वो वापस कर देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है। और पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं उनको कोई हानि नहीं पहुंचती, जो कि पराबैंगनी किरणें होती हैं। पराबैंगनी किरणों से कोई हानि नहीं पहुंचती, सबको रिफ्लेक्ट उल्टा वापस वो कर देती है। तो इस प्रकार से ये कार्य होता है ओजोन परत का। नेक्स्ट, ओजोन परत पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर है? तो ओजोन परत पृथ्वी से लगभग 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है, यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर जो है वो 20 किलोमीटर के ऊपर है। नेक्स्ट, ओजोन परत में छिद्र के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो क्या होता है कि जो ओजोन परत, जैसे हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों ओर 20 किलोमीटर ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन परत स्थित है, लेकिन क्या है कि हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जो रासायनिक क्रिया यहाँ पर हो रही हैं और विभिन्न प्रकार के उपकरणों का उपयोग करने से कुछ हानिकारक गैसें निकलती हैं, जिसको बोलते हैं CFC गैस। जैसे कि CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस बोलते हैं इसको, CFC को बोलते हैं, पूरा नाम उसका क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। तो इसका जब क्षरण होता है तो ये ऊपर की जितनी भी हमारी जो ओजोन परत बनी हुई है इसको ये कमज़ोर करती रहती है, इसको कमज़ोर करती है, जिसके कारण इसमें क्या होता है, कई स्थानों पर छिद्र भी बन गए, और उन छिद्रों से क्या होता है कि जो सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें सीधे डायरेक्ट शरीर पृथ्वी पर पहुंचती है और मनुष्य के शरीर पर इसका बैड इफेक्ट पड़ता है। इस प्रकार से कई प्रकार की बीमारियां होने की संभावना रहती है। खासतौर से जैसे कि हम देखते हैं कि त्वचा संबंधी जो कैंसर है वो पराबैंगनी किरणों के द्वारा ही होता है। तो हमारा क्वेश्चन ये था कि ओजोन परत में छिद्र के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो ओजोन परत में छिद्र के लिए उत्तरदायी जो गैस है वह CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो कि हम लोग ही उसको, हमारे लोगों के द्वारा ही जब विभिन्न प्रकार के उपकरण उपयोग कर रहे हैं, जैसे कि फ्रिज या अन्य जो गैस AC, उससे ये गैसें निकलती हैं, और इससे क्या होता है कि ओजोन परत कमज़ोर होती है, जिससे वो फिर हमारे लिए हानिकारक होती है। नेक्स्ट, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित रहती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है, तो अल्ट्रावायलेट किरणों को ही वह पराबैंगनी किरणें जिनको बोलते हैं उनको अवशोषित करती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अल्ट्रावायलेट किरणों से मानव को क्या हानि होती है? तो अल्ट्रावायलेट किरणों से मानव को त्वचीय कैंसर होने की संभावना होती है, जो त्वचीय कैंसर होता है उसकी संभावना होती है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन हमारा, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह है 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अनेक प्रतियोगी परीक्षा में बार बार ये पूछा गया है। तो ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को यह मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है, 16 सितंबर। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा है, ओजोन परत को मापा जाता है, तो ओजोन परत को डॉब्सन, ये डॉब्सन है, डॉब्सन यूनिट के द्वारा मापा जाता है। ओजोन परत को मापा जाता है, जो ओजोन परत है उसकी डेंसिटी है क्या है, उस किस प्रकार से नापा जाता है? तो एक यूनिट होती है जिसको बोलते हैं डॉब्सन यूनिट, डॉब्सन यूनिट कहा जाता है। तो डॉब्सन यूनिट से उसको नापा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, फ्रिज कंप्रेसर में कौन सी गैस भरी जाती है? जैसे हम जो फ्रिज का उपयोग करते हैं तो ठंडा करने के लिए जो कंप्रेसर के अंदर जो गैस भरी जाती है वो मेफ्रॉन गैस होती है, उसका नाम क्या होता है? मेफ्रॉन। अब यहाँ पर मेफ्रॉन गैस का जो जिक्र क्यों आया है, वो इसलिए है क्योंकि मेफ्रॉन गैस भी ओजोन परत को नुकसान पहुँचाती है। जब हम फ्रिज में या AC में क्लोरोफ्लोरोकार्बन मेफ्रॉन गैस का उपयोग करते हैं तो ये ओजोन परत को नुकसान पहुँचाती है, ओजोन परत में छिद्र के को ये करती है। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन ये था कि फ्रिज कंप्रेसर में
कौन सी गैस भरी जाती है? तो फ्रिज कंप्रेसर में मैफ्रॉन गैस भरी जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ये, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया है। इसमें इस प्रकार के जो उपाय बताए जाते हैं और कुछ निर्देश दिए जाते हैं देश में, विश्व के सभी देशों को, कि भाई जो ओजोन परत है उसका क्षरण कम से कम हो या हो ही नहीं। इस प्रकार की जो गैसेज आपके देशों में प्रोड्यूस हो रही है, उत्पादित हो रही है, उस गैस को यहाँ पर बिल्कुल उसका उत्पादन बंद कर दिया जाए, उसका उपयोग बंद कर दिया जाए और उससे संबंधित देशों को, यानी कि विभिन्न प्रकार की जो गैसें निकलती हैं उनको प्रतिबंधित करने के लिए निर्देश यहाँ पर दिए जाते हैं। फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारे 51 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो चुके हैं। और फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो नोटिफिकेशन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि आगे से भी आपको इस प्रकार की वीडियो मिलती रहें। फ्रेंड्स, इसी प्रकार से आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हम आपके लिए आगे भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देते रहेंगे। निश्चित रूप से इसमें से आपको आगामी परीक्षा में क्वेश्चंस जरूर प्राप्त होंगे, यह मेरा विश्वास है। धन्यवाद।